वेलकम टू बिजनेस वॉच। मैं हूं अनीश शेख। नाज़रीन, मामला है वैल्यू एडिड टैक्स का। मैंने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्रामों में कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं। हमें सिर्फ अपने वसाइल टैप करने नहीं आ रहे, अब तक नहीं आ सके हैं। चाहे एनर्जी की बात करें या किसी और शोबे की बात करें, वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हमें इस्तेमाल करने नहीं आते। टैक्सों का निज़ाम भी ऐसा ही है। दुनिया भर के ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक है, तमाम जो माशी माहिरीन डिफरेंट ममालिक से वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान अगर टैक्सों की वसूली को स्ट्रीमलाइन कर ले तो हमारे जो इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम आज तक ऐसा नहीं कर सके हैं। एक फेयर भी है कि किस तरीके से टैक्स नेट में आएंगे तो लोग जो है इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जो लोग टैक्स नेट में आ जाते हैं उनके भी फेयर्स होते हैं। कौन सा टैक्स किस सिस्टम के तहत लगाया जाए ये भी वाज़ेह नहीं हो पाता। जो टैक्स की मशीनरी है उसकी इनएफिशिएंसीज अपनी जगह में मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर साहब वेलकम। और डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे कि जो वैल्यू एडिड टैक्स है उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, अच्छे एरियाज़ कौन से हैं और वो कौन से एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्पेशली एक आम आदमी को मुतासर भी कर सकते हैं। क्या इससे महंगाई बढ़ने का ख़तरा है? बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि ख़तरा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हमेशा ही इन्फ्लेशन का बाइस बनते हैं। कुछ डाटा आपके साथ शेयर करते हैं और ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाएगा। जो हमारे वसूलियाँ हैं टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का और टैक्स का जो रेशो है ये आपके सामने पेश करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री के अंदर से, फॉर एग्जांपल 1960s की बात करें, 1950s की बात, 60s के अंदर देखें तो हमारी जो औसत सालाना वसूलियाँ थी वो $80 लाख थे और टैक्सों की जो औसत थी उसमें 8.9% थी। 1970s में आप देखें कि 18.5 हो गई, फिर 1980s में 24% हो गई, 90s में ये शरह थोड़ी सी कम हुई और उसके बाद 2000-2005 तक जो है ये 20% तक जा पहुंची। तो टैक्सों की जो शरह है इसमें हम देखेंगे डिपेंडेबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है। हम आगे चल के जो डेटा सामने पेश करेंगे उसमें ये भी वाज़ेह होगा कि जीडीपी से इसमें रेशो क्या बनता है। लेकिन बहरहाल अगर जीडीपी जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे वो रेशो बहुत कम होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आइए इनसे बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये बात कहते हैं, सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हम टैक्सेशन का सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर लें तो हमारे मसाइल हल हो गए। लेकिन हम एक सेल्स टैक्स ले आए हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स के निज़ाम को सही तरीके से कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो हम उसे जनरेट कर सकते हैं। इसी सिस्टम को अब हम माइग्रेट कर रहे हैं टू अनदर सिस्टम। आर वी रेडी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क में टैक्सेस के बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक। और हुकूमत के जो सर्टन फंक्शंस हैं जिसमें डिफेंस भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, स्कूलिंग है, हेल्थ है, ऑल काइंड्स ऑफ जो गुड्स हुकूमत प्रोवाइड करती है अपने अवाम के लिए, वो उसी सूरत में पूरी तरह से प्रोवाइड करेगी अगर उसके पास टैक्स की वसूली होगी और टैक्सेस उसके पास आएंगे। तो पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि जो हुकूमत के अखराजात हैं वो हुकूमत की जो आमदन है या टैक्स आमदन है और दूसरी आमदन है उससे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रहे हैं। और रिसेंटली जो ट्रेंड है ऑन दी एवरेज कोई 4.5-5% फिस्कल डेफिसिट रहा है, जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस है। और कई बार ये डिफरेंस जो है ये 7% भी रहा है और कुछ अरसे के लिए ये तकरीबन 3% तक भी पहुंच गया था। सो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम डिफरेंट ये डेफिसिट्स रहे हैं। इन डेफिसिट्स की वजह से पाकिस्तान के कर्ज़ों की जो बोझ है वो बड़ा बढ़ जाता है और उससे इकॉनमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर देंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे और बहुत कोई ड्रैकोनियन किस्म का सिस्टम बनाएंगे तो वो इकॉनमी जो है वो कोलैप्स करेगी। और सो ये आपको एक बड़ा केयरफुल बैलेंस निकालना पड़ता है। ये समझाएं कि जब आप कहते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर अगर बोझ को बढ़ाया जाएगा या हम नए लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ? आप जब टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो इस वक्त आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखें, एक तो यह है कि एब्सोल्यूट टैक्स रेट्स को अगर हम इंक्रीज करें और तो ताकि जो टैक्स उस पे बोझ डाला जाएगा और एग्जिस्टिंग पे डाला जाए। दूसरा ये है कि कोशिश यही होती है कि ये टैक्सेस जो हैं ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए,
زیادہ سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکسز دے تاکہ انڈیویجول بوجھ جو ہے وہ کم سے کم ہو. جتنی براڈ بیسنگ ہوگی تو شامل رہے ہیں. جی اچھا, آپ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ آپ کے پاس اعداد و شمار بھی سارے آتے تھے. پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. ایسٹیمیٹ کے مطابق, ظاہر تھنگز ہیو چینجڈ اوور دی لاسٹ 2-3 ایئرس, ایسٹیمیشن آپ کی کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں مگر نہیں دے رہے پرسنٹیج؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اوور دا ایئرز ہم نے بہت سے ڈفرینٹ طریقے آزمائے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب ہم نے فوج کو بھی ٹیکس کلیکشن کے لیے انٹروڈیوس کیا اور ایک سروے کرایا گیا کہ کون ٹیکس دے گا اور کون دے سکتا ہے. سو اتنا یہ ہم نے کیا اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. جو میرے خیال میں جو اپروچ کامیاب ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیلف اسیسمنٹ اسکیم. اور جب سیلف اسیسمنٹ اسکیم آئی پاکستان میں ارلی 2000 میں, تو سب نے کہا کہ جی اب تو بالکل ہی کوئی ٹیکس نہیں دے گا کیونککہ یہ تو اب, لیکن اس کے برعکس ہماری ٹیکس ریونیو بڑی تیزی سے بڑھی اور تقریباً 300 ارب روپے سے بڑھ کے 1 ٹریلین 1000 ارب تک وہ پہنچ گئی کچھ 5-6 سالوں میں. اور وہ ایک مومنٹم, بڑا اچھا مومنٹم اس سے چل رہا تھا, اور اس سے ایک کانفیڈنس جو تھا ٹیکس پیئر کا وہ بنتا گیا حکومت میں. اور وہ جو پرانا نظام تھا جس کے تحت ایک قسم کی مکمکاٹ والی بزنس ہوتی تھی, کرپشن کا بھی ایلیمنٹ, جو کرپشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ تھا, وہ خاصے حد تک منیمائز ہوا. اور یہ ہوا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو اپنی رپورٹس دیں پاکستان کے بارے میں, تو اس میں سب سے زیادہ امپروومنٹ ٹرانسپیرنسی کی وہ CBR میں ہوئی. اور یہ ایک حیران کن بات ہے. تو یہ آئی تھنک اپروچ کی بات ہے کہ آپ نے ایک ٹرسٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بھی بنایا, اور اس سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرتے کرتے ایک یہ کانسیپٹ بھی آیا کہ آپ ایک ڈیسک آڈٹ پہلے کریں گے. اس آڈٹ کے ساتھ ایک سرٹن ڈیٹرنس پیدا کی گئی کہ ٹیکس اوائڈ جو کرے گا یا ایویژن کرے گا تو وہ اسکاٹ فری نہیں جائے گا. اس کے بعد پھر ایک اور جو آڈٹ کا نظام تھا جس میں اس کو آؤٹ سورس کیا گیا اور آڈٹ. سو جنرلی آئی تھنک کہ ان لائنز کے اوپر اگر آپ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو رکھیں گے کہ کانفیڈنس بھی رہے اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جی ہم اگر ٹیکس ایمانداری سے دیں گے تو ہمارے اوپر کوئی فردر اب ایک اعتراض سامنے آ رہا ہے VAT کے حوالے سے کہ اب آپ سروسز پہ ٹیکس لگائیں گے. اس میں ایک اعتراض تو صوبہ سندھ کا ہے, وہ یہ کہ سروسز ٹیکس صوبوں کو وصول کرنا چاہیے, اور ہم NFC کے حوالے سے ہی بات کرتے رہیں. ایک چیز. دوسرا ایشو, آئی ہیو ٹاک ٹو پیپل اباؤٹ اٹ, اور جو لوگ اس بزنسز کے اندر ہیں, سروسز پہ ہمارے یہاں ٹیکس وصول کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ اسے VAT لگا دیتے ہیں, تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں یہ ٹیکس لگ تو جائے گا لیکن اس کا بڑا نیگیٹو اثر جو ہے وہ عوام پہ آ سکتا ہے. فار ایگزامپل میڈیکل شعبے کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, سب کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہ سروسز پہ جو VAT لگے گا اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. ہمارے ساتھ رہیں.